गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊँ और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊँ। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया के अंदर जा रहे हैं जो हमें हर रोज हर जगह दिखती तो है, पर हम शायद ही कभी सोचते हैं कि वो काम कैसे करती है। मैं बात कर रही हूँ एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी की। हम सब विज्ञापन देखते हैं, लेकिन वो हम तक पहुँचते कैसे हैं? तो आज की हमारी इस चर्चा के लिए हमें एक दस्तावेज मिला है जो एक एड एजेंसी की पूरी अंदरूनी बनावट को समझाता है। और इसे समझने के लिए चलिए एक एक काल्पनिक सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए एक नई कॉफी ब्रांड है, जागो, वो लॉन्च हो रही है और उसका कैंपेन हमारी एजेंसी को मिला है। तो क्लाइंट हमारे पास आता है, सबसे पहले वो किससे मिलेगा? वो मिलेंगे एजेंसी के चेहरे से, यानी अकाउंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से। ये लोग क्लाइंट और एजेंसी के बीच का, आप कह सकते हैं, एक पुल है। अच्छा। इनका काम सिर्फ क्लाइंट को हेलो बोलना और कॉफी पिलाना नहीं है। इनका असली काम है क्लाइंट की जरूरत को समझना। जैसे जागो कॉफी का क्लाइंट कहेगा, हमें लॉन्च के पहले 3 महीनों में 10% मार्केट शेयर चाहिए। मतलब ये सिर्फ क्लाइंट और एजेंसी के बीच के पोस्टमैन नहीं है, बल्कि एक तरह के ट्रांसलेटर हैं जो बिजनेस की भाषा को क्रिएटिव की भाषा में बदलते हैं। बिल्कुल फैसिनेटिंग शब्द आपने यूज किया और ये बिल्कुल सही है। और मजे की बात यह है कि यहीं पर एजेंसी की सबसे बड़ी लड़ाइयां होती हैं। अच्छा। सोचिए, क्रिएटिव टीम एक अवार्ड विनिंग एकदम हटके आइडिया लेकर आती है, लेकिन अकाउंट मैनेजर को पता है कि जागो कॉफी का क्लाइंट कुछ सेफ चाहता है। उसका असली मकसद सिर्फ 10% सेल्स बढ़ाना है, चाहे ऐड कितना भी बोरिंग क्यों ना हो। ओ। ये कला और कॉमर्स के बीच का असली संघर्ष है, जो अकाउंट मैनेजर को हर रोज मैनेज करना पड़ता है। वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो ठीक है, मान लेते हैं अकाउंट मैनेजर ने जागो कॉफी की जरूरतें समझ ली और एजेंसी की टीम को एक क्लियर ब्रीफ दे दिया। अब इस ब्रीफ को कोई जादुई आइडिया कौन बनाएगा? वो काम है एजेंसी के दिल का, उसके इंजन का, यानी क्रिएटिव डिपार्टमेंट का। यहीं पर जागो कॉफी का एड असल में जन्म लेगा। यहाँ मुख्य रूप से 2 लोग होते हैं। एक कॉपीराइटर जो सोचेगा कि एड की लाइन क्या होगी, जैसे जागो और दुनिया जगाओ। और दूसरा आर्ट डायरेक्टर जो सोचेगा कि ये दिखेगा कैसा। सुबह का सीन होगा, एक कप कॉफी से कैसे दिन बदल जाता है, वो विजुअल दुनिया आर्ट डायरेक्टर बनाता है। और इन दोनों की जोड़ी, मतलब ये तालमेल बहुत जरूरी होगा, है ना? हाँ बिल्कुल। ऐसा तो नहीं हो सकते कि शब्द कुछ और कह रहे हैं और तस्वीरें कुछ और? एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक डांस की तरह है। एक अच्छी तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर हो सकती है, लेकिन सही शब्द उस तस्वीर को सही मतलब देते हैं। ये डिपार्टमेंट रिसर्च से मिले सूखे डेटा को, जैसे कि जागो के टारगेट ऑडियंस 18 से 25 साल के युवा हैं, उसको एक ऐसी कहानी में बदलता है जिसे लोग महसूस कर सकें। रणनीति को कला में बदल देते हैं। बिल्कुल। कमाल। तो अब हमारे पास जागू कॉफी के लिए एक शानदार एड का आइडिया कागज पर तैयार है। एक बेहतरीन स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्ड है। पर अगर ये एड किसी ने देखा ही नहीं, तो इस सब मेहनत का क्या फायदा?
इस कागजी शेर को जंगल में कौन छोड़ेगा? हाँ, अच्छा सवाल है। और यहीं पे एंट्री होती है मीडिया प्लानिंग और बाइंग डिपार्टमेंट की। ये एजेंसी के स्ट्रेटेजिस्ट हैं जो ये तय करते हैं कि जागो कॉफी का ऐड कहाँ, कद और कितनी बार दिखाया जाएगा ताकि सही लोगों तक पहुंचे। मतलब वो तय करेंगे कि ये ऐड टीवी पर आएगा या इंस्टाग्राम पर? सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी तय करेंगे कि अगर टीवी पर आएगा तो क्राइम पेट्रोल के बीच में आएगा या बिग बॉस के फिनाले में। अच्छा। अगर इंस्टाग्राम पर आएगा तो क्या वो किसी फूड ब्लॉगर के रील में दिखेगा। इंडस्ट्री में से मीडिया मिक्स कहते हैं। उनका काम ये पता लगाना है कि जागो कॉफी के 1 करोड़ के बजट में से कितना पैसा इंस्टाग्राम रील्स पर लगना चाहिए और कितना टीवी के प्राइम टाइम स्लॉट पर, ताकि हर रुपया वसूल हो। वे मीडिया हाउस से रेट्स पर नेगोशिएट भी करते हैं ताकि क्लाइंट को बेस्ट डील मिले। लेकिन क्या इसमें गट फीलिंग की कोई जगह नहीं बची? मतलब क्या ये सब कुछ सिर्फ डेटा और नंबर्स का खेल हो गया है? काफी हद तक हाँ, गट फीलिंग का जमाना गया। अब हर फैसले के पीछे डेटा होता है। और वो डेटा कहाँ से आता है? कहाँ से? वो आता है रिसर्च डिपार्टमेंट से। इन्हें आप एजेंसी का दिमाग कह सकते हैं। ये लोग ही हमें बताते हैं कि जागो कॉफी पीने वाला युवा असल में है कौन। वो सुबह उठकर सबसे पहले क्या करता है? अखबार पढ़ता है या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है? उसे कॉमेडी वीडियो पसंद है या इमोशनल कहानियां? अच्छा, तो मतलब मीडिया और क्रिएटिव दोनों ही टीमें रिसर्च पर निर्भर करती हैं। यस, ये पूरी प्रक्रिया की नींव है। अच्छा विज्ञापन अंदाजे पर नहीं बनता। रिसर्च टीम फोकस ग्रुप्स करती है, सर्वे करती है, मार्केट डेटा एनालाइज करती है। वो शायद ये भी पता लगाएंगे कि जागो का एड लॉन्च करने से पहले एक छोटे ग्रुप को दिखाकर टेस्ट किया जाए कि उन्हें वो पसंद आ भी रहा है या नहीं, ताकि रिस्क कम हो जाए। एग्जैक्टली, रिस्क को कम करता है। उनकी दी हुई इंसाइट पर ही पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। ठीक है, अब मुझे पूरा फ्लो समझ आ रहा है। रिसर्च ने बताया कि किसे टारगेट करना है, क्रिएटिव ने बताया कि क्या कहना है और मीडिया ने तय किया कि कहाँ कहना है। लेकिन ये सब अभी भी कागज पर है या शायद एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। जागो कॉफी के इस आइडिया को असली टीवी कमर्शियल कौन बनाएगा? इसके लिए आते हैं एजेंसी के मेकर्स या बिल्डर्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये वो लोग हैं जो क्रिएटिव ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदलते हैं। अगर टीवी ऐड बनना है तो डायरेक्टर कौन होगा, एक्टर्स कौन होंगे, शूटिंग कहाँ होगी, एडिटिंग कैसे होगी, ये सब कुछ प्रोडक्शन टीम संभालती है। अच्छा। अगर प्रिंट ऐड है तो फोटोग्राफर को हायर करना, प्रिंटिंग प्रेस से कोऑर्डिनेट करना, ये सब उनके जिम्मे है। वाह, मतलब ये तो एक पूरी फिल्म बनाने जैसा है, बस 30 सेकंड के लिए। मुझे तो हमेशा लगता था कि बस कोई एक जीनियस होता है जिसे आइडिया आता है और ऐड बन जाता है। हाँ, ये बहुत ही, आप कह सकते हैं, जटिल प्रोसेस है। इसमें लॉजिस्टिक्स और टेक्निकल स्किल बहुत ज्यादा लगती है। प्रोडक्शन टीम को यह सुनिश्चित करना होता है कि जो फाइनल ऐड बने वो न सिर्फ समय पर और बजट में बने, बल्कि उसकी क्वालिटी वैसी ही हो जैसा क्रिएटिव टीम ने सोचा था। यहाँ बहुत सारी चीजें गलत हो सकती हैं। मैं सोच सकती हूँ, इतने सारे डिपार्टमेंट्स, इतने सारे लोग, डेडलाइंस, चीजें तो उलझती ही होंगी ना। इस पूरे ट्रैफिक को मैनेज कौन करता है? कोई तो होगा जो ये देखता होगा कि क्रिएटिव से फाइल प्रोडक्शन के पास टाइम पर पहुंची या नहीं। बिल्कुल, और वो हैं एजेंसी के गुमनाम हीरो, ट्रैफिक या ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। गुमनाम हीरो? हाँ, आप इन्हें एजेंसी का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर समझ सकती हैं। इनका काम है ये सुनिश्चित करना कि हर प्रोजेक्ट, हर काम एजेंसी के अंदर स्मूथली और समय पर आगे बढ़े। वो हर स्टेज पर नजर रखते हैं, डेडलाइन ट्रैक करते हैं और विभागों के बीच कोऑर्डिनेट करते हैं। मतलब ये वो गोंद है जो बाकी सब विभागों को जोड़ के रखता है। एकदम सही कहा। ये लोग असल में गुमनाम हीरो होते हैं। मुझे याद है एक बार एक बड़े ब्रांड का एड रिलीज होने वाला था और लास्ट मिनट पर ट्रैफिक कोऑर्डिनेटर ने नोटिस किया कि उसमें लीगल डिस्क्लेमर पुराना था। अरे! उस एक छोटी सी पकड़ ने क्लाइंट को लाखों के जुर्माने से बचा लिया। कोई उनके काम पर ध्यान नहीं देता जब तक कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। उनके बिना इस हाई प्रेशर माहौल में सब कुछ बिखर जाएगा। कमाल है, ये तो सच में एक पूरी मशीनरी है। और इस मशीन को चलाने के लिए तेल यानी पैसा, वो भी तो लगता होगा। उसका हिसाब किताब कौन रखता है? और वो है हमारा आखिरी लेकिन बहुत जरूरी विभाग, फाइनेंस और अकाउंट्स। ये लोग जागो कॉफी के क्लाइंट को बिल भेजेंगे, मीडिया हाउस को पेमेंट करेंगे, प्रोडक्शन हाउस का बिल क्लियर करेंगे और ये भी देखेंगे कि पूरा कैंपेन तय बजट के अंदर ही रहे। शायद ये सबसे ग्लैमरस डिपार्टमेंट ना हो, पर इसके बिना तो गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल, एजेंसी एक बिजनेस है, कोई चैरिटी नहीं। फाइनेंस डिपार्टमेंट ये पक्का करता है कि एजेंसी प्रॉफिटेबल रहे। अगर पैसे का फ्लो ठीक नहीं है तो आप दुनिया का सबसे अच्छा क्रिएटिव आइडिया भी बना नहीं सकते। ये वो ढांचा है जो बाकी सभी विभागों को काम करने की आजादी देता है।
तो जागो कॉफी के एक कप से शुरू हुई हमारी कहानी एजेंसी के हर डिपार्टमेंट से गुजर चुकी है। अकाउंट मैनेजमेंट के चेहरे से लेकर क्रिएटिव के दिल तक, रिसर्च के दिमाग से लेकर प्रोडक्शन के हाथों तक, और ट्रैफिक के नर्वस सिस्टम से लेकर फाइनेंस की रीढ़ की हड्डी तक। तो इस सब का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये है कि एक 30 सेकंड का एड जो हम शायद देखकर भूल भी जाते हैं, वो किसी एक जीनियस का काम नहीं है। वो दर्जनों एक्सपर्ट्स की एक सिम्फनी है, एक ऑर्केस्ट्रा है जहां हर कोई अपना पार्ट परफेक्टली बजाता है। ये पूरी संरचना 3 स्तंभों पर खड़ी है। क्रिएटिविटी, जो कि कला है, स्ट्रैटेजी, जो विज्ञान है, और एग्जीक्यूशन, जो शिल्प है। कोई भी एक दूसरे के बिना अधूरा है। मतलब एक बेहतरीन आइडिया बिना अच्छी स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन के बेकार है। हाँ, और एक शानदार एग्जीक्यूशन बिना एक मजबूत आइडिया के खोखला है। बिल्कुल। ये सच में एक बेहतरीन संतुलन है, और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाता है जिसके बारे में सोचा जा सकता है। ये देखते हुए कि एक विज्ञापन बनाने और उसे हम तक पहुंचाने के लिए इतने सारे विशेष विभागों और इतनी जटिल प्रक्रिया की जरूरत होती है, ये उन विज्ञापनों के बारे में क्या बताता है जो हम हर दिन देखते हैं? क्या ये जटिल संरचना, क्या वो स्वाभाविक रूप से उन संदेशों के प्रकार को आकार देती है जो हम तक पहुंचते हैं? जैसे क्या इतने सारे लोगों और विभागों के बीच तालमेल की जरूरत अक्सर सुरक्षित और ज्यादा पारंपरिक विज्ञापनों को जन्म देती है, क्योंकि कुछ नया और साहसी करने में बहुत ज्यादा जोखिम और समन्वय लगता है? या फिर यही जटिल संरचना है जो उन बड़े महत्वाकांक्षी अभियानों को संभव बनाती है जिन्हें एक छोटी टीम कभी नहीं कर सकती? सोचने वाली बात है।